नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत की मीडिया ने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि दुनिया में इतनी बेइज्जती देश की करा दो कि कोई आपका दोस्त न रहे। वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी हरकतों से ही लगभग सारी दुनिया को दोस्ती से खारिज कर दिया है। लगभग सारी दुनिया के दोस्ती के लिस्ट से वो बाहर निकल आए हैं। बांग्लादेश तीस्ता वाली जो परियोजना है उसमें चाइना को लेके आता है, मालदीव चाइना के करीब जाता है, बाकी सब तो आप जानते हैं, मैं लगातार बात करता ही रहता हूं। ईरान वाला मामला आप पूरा का पूरा देखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान में वार शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी जाते हैं इजराइल और इजराइल से बाकायदा घोषणा करते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। 2 दिन बाद हमला हो जाता है, खामनेई साहब शहीद होते हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक शब्द नहीं आते हैं, किसी तरह की कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। वो सब कहानी आप जानते हैं, वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अभी तक भारत को अपना दुश्मन नहीं कहा है और लगातार भारतीय जनता का शुक्रिया कहा है, भारत को अपना पुराना दोस्त कहा है। यानी ईरान भारत के साथ रिश्ता बना के रखना चाहता है। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है और हमारा जो खास तौर पे गोदी मीडिया है, उसने शायद कसम खा ली है कि दुश्मन बना के छोड़ना है, भारत को एकदम अकेला करके छोड़ना है। कल एक प्रोग्राम में इंडिया टीवी नाम का एक चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में संगीत रागी आया हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है संगीत रागी और संगीत रागी एक बार मेरे साथ मंच पे रह चुका है। दोबारा तो कभी बुलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक बार मेरे साथ मंच पे वो आया था। मेरे ख्याल से आज तक का प्रोग्राम था, उसमें मेरे साथ मंच पे आया था और उसको मैंने बताया था कि बदतमीजी क्या होती है और यह भी मैंने बताया था कि हकीकत क्या होती है, और वहां से मुंह चुरा के भागा था वो। लेकिन टीवी चैनलों का दुलारा है, वहां पर लगातार बदतमीजी करता रहता है और दिक्कत यही हुई है कि हमारे यहां इंटरनेशनल मामले जो हैं अब वो टीवी पे डिस्कस होने लगे हैं। तो उसने टीवी पर बोलते हुए कहा कि जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, अब अमेरिका को ईरान के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए और ईरान को खत्म कर देना चाहिए। ईरान जो कुछ कर रहा है उसके चलते ईरान को खत्म कर देना चाहिए और कहा कि ईरान गुंडागर्दी कर रहा है। पहली बात तो ये संगीत रागी और तुम्हारे चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अमेरिका की औकात होती और अमेरिका के हाथ में होता तो ईरान को अब तक खत्म कर चुका होता। अमेरिका की औकात नहीं है। शायद तुमने कल वो वीडियो नहीं देखा कि सिर्फ 8 जहाज गए थे कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और आज सिर्फ 3 जहाज गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और ये तब है जब आधी नेवी अमेरिका की लगी हुई है वहां पर और अरब मुल्क अमेरिका के साथ शाना बशाना होकर साथ दे रहे हैं ईरान पर हमले का। और ईरान ने अकेले अरब मुल्कों में अमेरिकन बेसिस पर तबाही मचाई हुई है। 12 दिन की लड़ाई हुई थी और इजराइल की हालत खराब हुई थी। 8वें दिन रोने लगा था, अमेरिका के हाथ पांव जोड़ने लगा था कि भैया आओ और हमको बचाओ। इस बार लड़ाई हुई और अमेरिका को झुक के समझौता करना पड़ा। फिर लड़ाई हो रही है और फिर देखना अमेरिका झुकेगा। तो पहली बात तो यह कि औकात नहीं है, और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, कि अर्जुन सच के साथ थे। अर्जुन ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था जो गलत के साथ थे। हक के साथ अर्जुन थे, उनका हक छीना गया था। उनको 5 गांव की जमीन देने को भी तैयार नहीं था दुर्योधन, इसलिए लड़ाई लड़ने गए थे अर्जुन। यहां हक के साथ ईरान है। ईरान नहीं गया था इजराइल पर हमला करने के लिए, ईरान नहीं गया था अमेरिका पर हमला करने के लिए, ईरान किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। ईरान तो बातचीत कर रहा था, जिनेवा में बातचीत चल रही थी, ओमान उसमें मीडिएट कर रहा था और बातचीत के बीच में अमेरिका ने अटैक किया और मीनाब में 150 बच्चियों को मार दिया। यह तुम्हें गुंडागर्दी दिखाई नहीं देती? 150 स्कूल जाने वाली बच्चियों को मार दिया स्कूल के अंदर, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता संगीत रागी? तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि आगे से हमला करके वहां के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया? यह गुंडागर्दी तुमको दिखाई नहीं देती? यह गुंडागर्दी तुमको दिखाई नहीं देती कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोज नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करता है, रोज यह बात कहता है कि मैंने रुकवाई जंग? तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि ट्रेड डील में भारत के ऊपर गुंडई चलाकर ऐसी ट्रेड डील, ऐसे टैक्सेस लगाने की, ऐसे टैरिफ लगाने की बात हो रही है जो भारत की जनता के लिए नुकसानदायक होंगे? तुमको यह दिखाई नहीं देती गुंडई कि भारत तेल किससे खरीदेगा यह तय करने की कोशिश करता है अमेरिका? कहता है रशिया से खरीदोगे तो 100% टैरिफ लगा देंगे, फला से खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगा देंगे। तुमको यह दिखाई नहीं देता है कि चाबहार पोर्ट, जहां हमारे हजारों करोड़ लगे हुए हैं,
अमेरिका खास उसको निशाना बनाता है और अमेरिका का मिनिस्टर उसका वीडियो, उसका फोटोग्राफ पोस्ट करता है कि कैसे चाबहार पोर्ट पर हम लगातार बम बरसा रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो तो हमारे हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे थे। जब चाबहार पोर्ट के लिए समझौता हुआ था, नरेंद्र मोदी उसको अपनी जीत की तरह बता रहे थे, अपनी एक उपलब्धि की तरह बता रहे थे। और चाबहार पोर्ट अगर चालू हो गया होता तो हमारे यहां ईरान से सीधे पेट्रोल डीजल आता, सीधे गैस आता, हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम झेलनी ही नहीं पड़ती, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन टीवी चैनल पर बैठकर घटिया बातें करना, एक पूरे मुल्क को खत्म कर देने की बात करना, ब्रह्मास्त्र की बात करना, यह कहना कि या तो एटम बम गिरा दे या वैसा ही कोई बम गिरा दे, टीवी का सिनेमा है, कंप्यूटर का गेम है या तुम्हारे दिमाग का कचरा खाना है। तुम्हें यह नहीं पता है कि अगर एटम बम गिरता है तो क्या होता है? तुमने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में नहीं पढ़ा है? तुम नहीं जानते हो कि भारत एटम बम के खिलाफ रहा है हमेशा? और तुम टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हो कि या तो एटम बम या वैसा ही पूरा बम गिरा के कोई पूरे ईरान को खत्म कर दे। ये हमारे यहां पैनलिस्ट हैं जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं और यही वो टीवी चैनल हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय के यही वो टीवी चैनल हैं। कभी दिखा रहे थे कराची जीत लिया, कभी दिखा रहे थे कि हमला हो गया कराची के ऊपर, कभी आसिम मुनीर भाग गया, कभी शहबाज शरीफ भाग गया, कभी लाहौर पे कब्जा हो गया, कभी शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। ये सारा नाटक जो दिखा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जिसके चलते दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हुई है, वही चैनल हैं जो बैठकर ये तय करने में लगे हुए हैं कि ईरान किसी भी तरह भारत का ऐसा दुश्मन बन जाए कि पूछिए मत। ये भूल गए हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला गया था, उस समय ईरान आपके साथ खड़ा हुआ था, इसलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ा था। ये भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि जब सारी दुनिया ने सैंक्शन लगाया हुआ था, उस समय ईरान ने हमको तेल दिया था जो न केवल सस्ता था बल्कि जिसके लिए पैसा भी नहीं मांगा था। उधार में ये तेल दिया था, जो पैसा था वो भारत के बैंकों में जमा हुआ था और उससे सामान खरीदकर ईरान ने अपने यहां मंगवाया था। ये मदद तब की थी जब सारी दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था और कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय यह मदद की थी ईरान ने हमारी, लेकिन ये सब भूल गए। अमेरिका की दलाली में इतना ज्यादा मशरूफ हो गए या फिर मुसलमानों से नफरत इतनी ज्यादा इनके सर में चढ़ गई कि ये टीवी चैनल पर बैठकर इंटरनेशनली हमारी जो सिचुएशन है उसको और खराब करने पे लगे। और देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ कहीं छुपता नहीं है। जो ईरान की एम्बेसी है इंडिया में, ईरान इन इंडिया के नाम से उसका ट्विटर हैंडल है, उसने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया और ना केवल इस बात की मजम्मत की बल्कि महाभारत भी सिखा दिया इनको कि महाभारत क्या है, महाभारत में जो पूरा ब्रह्मास्त्र का मामला है वो क्या है, सब समझा दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इन्होंने महाभारत पढ़ी होती तो शांति पर्व भी पढ़ा होता, और शांति पर्व पढ़ा होता तो देखा होता कि कैसे युधिष्ठिर को अफसोस था। सारे दुखी थे महाभारत खत्म होने के बाद, कोई खुश नहीं था। सबके रिश्तेदार मारे गए थे, सबके अपने लोग मारे गए थे, धरती लहू से लहूलुहान हो गई थी, हर तरफ खून था, हर तरफ बर्बादी थी, हर तरफ तबाही थी। और दरअसल शांति पर्व पढ़ते हुए मुझे हमेशा हिरोशिमा और नागासाकी की याद आती है कि जैसी तबाही वहां थी, शायद महाभारत के बाद भी वैसी ही तबाही थी। इसीलिए कोई खुश नहीं था, सब दुखी थे। और वहीं से महाभारत युद्ध का आख्यान नहीं रह जाता है, जंग का परसेप्शन नहीं रह जाता है, जंग की कहानी नहीं रह जाता है, अमन की बात करने वाली चीज हो जाता है। बताता है कि इस तरह की जब जंग होती है तो किस कदर दुनिया में तबाही फैलती है, और इसीलिए अमन बेहतर है। अब जो ईरान इन इंडिया ने ट्वीट किया है उसका जवाब जाके दो। जवाब तो है नहीं तुम्हारे पास। शर्मनाक ये है कि ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। ऐसे लोग टीवी चैनलों पर आते हैं और दिन रात गंदगी फैलाते हैं। और अकेला नहीं है संगीत रागी, एक और किस्सा मैं आपको बताता हूं। हेली यंग आपको याद है? हेली यंग वही नॉर्वे की पत्रकार है जिसने नरेंद्र मोदी से पूछ लिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, प्रेस में पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं देते। और वहां से गोदी मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। लगातार गोदी मीडिया जो भी वो लिखती है वहां पर जाकर उल्टे सीधे गोदी मीडिया के लोग कमेंट करते हैं। ऐसे ही एक साहब हैं आदित्य राज कौल, जो अडानी के चैनल में हैं। इजराइल गए थे, नेतन्याहू के साथ तस्वीर आई थी, वो सब आप जानते हैं। अब कौल साहब ने हेली यंग के एक ट्वीट पर लिखा कि ये पैसे कमाने के लिए और ट्विटर पर इंगेजमेंट करके पैसे कमाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखती है या नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती है। अब हेली यंग तो जर्नलिस्ट हैं, पुरानी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट का डिटेल वहां पर डाल दिया
और बता दिया कि उन्होंने अपना अकाउंट मॉनिटाइज भी नहीं कराया है और उनके अकाउंट में ट्विटर से एक पैसा नहीं आता। तो ये जो एंगेजमेंट फार्मिंग की बात कर रहे हो वो बात बेकार है। अब अगर उस पत्रकार के अंदर शर्म होती तो आके माफी मांग लेता, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैंने नहीं जानता था, मुझे गलतफहमी थी। लेकिन ब्लॉक कर दिया हेली यंग को। जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो ब्लॉक कर देते हो। हेली यंग पत्रकार है और वहां जो भी लिखती है, चलो मैं आईटी सेल के जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी बात छोड़ देता हूं, उनका तो काम ही है गाली देना, लेकिन जो खुद को पत्रकार कहते हैं उनकी यह हालत है कि वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं और सारी दुनिया उस ट्रोलिंग को देखती है। और सुन लीजिए आप, हालत यह है जिस पर नहीं बोल पा रहे हैं वो सुनिए। बुलेट ट्रेन की परियोजना थी, जापान के साथ बुलेट ट्रेन चलनी थी। हाइड्रोजन ट्रेन की बात आ गई, हाइड्रोजन ट्रेन का जाकर उद्घाटन कराए, हो सकता है कुछ दिन बाद पता चले कि बंद हो गई, जैसे तमाम सारी चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा लगा है उसमें। अब ये बुलेट ट्रेन के मामले पर जापान के एक एक्स मिनिस्टर ने बहुत कड़ी बात लिखी कि भारत सरकार अपने वादे नहीं निभाती है, वादे करती है तुरंत तोड़ देती है, क्या क्या बहुत सारी बातें लिखी, सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। उस पर इन टीवी चैनलों को कोई बात नहीं करनी है, कोई सवाल नहीं पूछना है। भारत सरकार का उसके बाद बयान आया कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक पर है, लेकिन इनको सवाल तो पूछना था कि अगर ट्रैक पर है तो डिले क्यों हो रहा है और फिर जापान में यह नाराजगी क्यों है, लेकिन नहीं, सवाल नहीं पूछ सकते। और सुन लीजिए, ब्राजील पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। इस आरोप में लगाया है कि वो रशिया से तेल खरीदता है और हम भी रशिया से तेल खरीदते हैं। पिछले महीनों में 54% तेल हमने रशिया से खरीदा है, यानी अगर 100 लीटर तेल की हमको जरूरत है तो 54 लीटर रशिया से आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? आज ब्राजील के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, कल वो इंडिया के ऊपर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। लेकिन यह चिंता आपको चैनलों पर नहीं दिखाई देगी। अडानी साहब के चैनल पर इस बात की चर्चा तो हो ही नहीं सकती कि जो लग रहा था कि कितने मिलियन डॉलर देकर वो छूट जाएंगे और उनके ऊपर जो आरोप है वो करप्शन का आरोप है। आरोप यह है कि इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी को राज्यों में लागू करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा घूस दी और उसके बाद जब इंडिया के स्टेट्स में ग्रीन एनर्जी खरीदी जाने लगी, जो जनता को महंगी ही पड़ रही है, तो यह दिखाकर कि ग्रीन एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है, अमेरिका की मार्केट में उन्होंने, शेयर मार्केट में उन्होंने फायदा उठाया, इन्वेस्टर्स लिए, ये उनके ऊपर आरोप है। और उसके बाद आया कि इतने मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर देंगे तो आरोप वापस हो जाएंगे। लेकिन जो जज था वो लगता है लोया टाइप का था, उसको डर नहीं था। उसने कहा कि बताइए किस तरह का क्विड प्रो को हुआ है। क्विड प्रो को का मतलब होता है इस हाथ से लेना और उस हाथ से देना। तो उसने पूछा कि बताइए किस तरह का क्विड प्रो को हुआ है, और अगर आपने अपराध किया है तो इन्वेस्टमेंट करके आप अपराध से कैसे बच जाएंगे। और अडानी साहब को बताना पड़ा कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करने की बात की है अपना केस छुड़ाने के लिए, और अब केस कोर्ट के अंदर है, क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता। अडानी साहब के और दूसरे चैनलों की यह हिम्मत है कि यह खबर चलाएं। सवाल पूछने की हिम्मत इनके अंदर है अपनी सरकार से। इनके अंदर हिम्मत है इस बात को डिस्कस करने की कि जंग के 2 दिन पहले इजराइल में जाकर कहना कि हम इजराइल के साथ हैं, कौन सी डिप्लोमेसी थी। नहीं, इन सब चीजों की हिम्मत नहीं है। दिन रात बैठकर चैनलों पर नफरत फैलाना है, या तो हिंदू मुसलमान करना है या कुछ और करना है। ये तो ये भी सवाल नहीं पूछ सकते कि एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को जहां हजारों छात्र पढ़ सकते हैं वहां पर बुलडोजर चलवाने का क्या मतलब है। जो प्लान है आपका बुलडोजर चलवाने का, उसका क्या मतलब है, ये सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी, और शंकराचार्य कहते हैं कि यह साबित कर दो मैं दोबारा मंदिर में नहीं जाऊंगा। उन्हीं की पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह सामने आकर कहते हैं कि झूठ है ये, हनुमानगढ़ी मंदिर में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए जो दान किया था वो एक मुस्लिम ने किया था, एक मुस्लिम रूलर ने किया था। ये डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। पेपर लीक हो जाएगा तो सरकार को बचाने में लगेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर देश भर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी की खबरें आएंगी तो उनको दबाने के लिए एक से एक नई खबर लाएंगे। लेकिन चैनल पर बैठकर एक तरफ ये तस्लीम करेंगे कि अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज निकलना मुश्किल है, अमेरिका के कहने पर भी लोग जहाज लेकर उधर से नहीं जा रहे हैं,
और साथ में ये कहेंगे कि ईरान पर एटम बम गिरा दिया जाना चाहिए, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वहां के लोगों को मार देना चाहिए, फला करना चाहिए, ढिमका करना चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर राक्षस अगर पैदा हो ही गया है जो इंसानी लाशों को देखकर खुश होता है, तो कम से कम टीवी चैनलों पर उसका चेहरा मत दिखाओ, बचा कर रखो। सारी दुनिया उसको पढ़ती है, देखती है और सारी दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होती है। जो ट्वीट किया है ईरान इन इंडिया ने, वो ट्वीट मैं लगा दे रहा हूं, थोड़ा रुक के पढ़ लीजिएगा उसको और फिर आपके समझ में आएगा कि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में क्या फर्क होता है। यूनिवर्सिटी के टीचर हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये जो बात है, क्या कहा जाए, अनपढ़ों जैसी बात है, कुपढ़ों जैसी बात है, ये इंसानों जैसी बात नहीं है। और ये बात सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे देश को नुकसान पहुंचाती है। एक बार फिर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कल को तेल का संकट होगा, तो उसी ईरान के पास तुमको जाना पड़ेगा। ऐसी बातें उसका पीछा करेंगी। अभी तो एक सो कॉल्ड मेजर है, उसने जो कुछ कहा था उसको लेकर ईरान बहुत नाराज है। अभी इस तरह की बातें लगातार आएंगी तो दुनिया में दुश्मन बनाने के अलावा और क्या होगा। खैर, मैं अशोक कुमार पांडे अपने चैनल की तरफ से, अपने देश की तरफ से और अपनी जनता की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों की जो बात है वो देश की बात नहीं है। देश जो है वो हक के साथ खड़ा है और इसका सबूत तब मिला जब ईरान के लिए सहायता जुटाई जा रही थी। आपने देखा कि कैसे हिंदू और मुसलमान सबने बढ़ चढ़कर ईरान की सहायता की। बस और मैं क्या कह सकता हूं, मेरी अपनी आवाज है और अपनी आवाज में अपनी बात कह सकता हूं। आप भी उस आवाज में आवाज मिला सकते हैं। कमेंट में दर्ज कीजिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। जब ऐसी घटिया बातें दूर तक पहुंच रही हैं तो अच्छी बातें भी दूर तक पहुंचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।